क्लास 10th के चैप्टर 2 के एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए एसेंशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज कॉमन अमंग ऑल एसिड्स। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने ना पढ़ा हुआ है जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं, ये एसिड्स क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है, दे गेट डेसोसिएट, मतलब ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में। और ये क्या करते हैं, टू गिव H प्लस आयंस, मतलब ये क्या करेंगे, H प्लस आयंस में डेसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे हमें पता लगेगा कि ये जो भी हमें दिया गया कंपाउंड है ये क्या हमारा एसिड है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एसिड में जो एलिमेंट कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। So the correct answer is option number D. Hydrogen is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, Which fruit is basic in nature? चलो तो देखो, जैसे ना हमारे पास एप्पल होता है बच्चों, एप्पल जो होता है ना, आपको याद रखना है कि ये माइल्डली एसिडिक होता है, माइल्डली एसिडिक होता है ये, ठीक है। इसका जो बच्चों जो पीएच होता है ना, इसका पीएच होता है 3 टू समथिंग अराउंड 4 पीएच के आसपास इसका पीएच होता है, ठीक है। तो ये माइल्डली एसिडिक होता है, ठीक। और इसमें ना क्या होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। तो जब ना ये जो हमारे पास एप्पल होता है अनराइपन स्टेट में होता है, मतलब ये अभी पूरी तरह से पका नहीं है, तो इसमें मैलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बट जैसे ये क्या होता है, ये पकने लगता है, ये राइपन स्टेट में आता है, ठीक है, पकने लग गया, तो इसमें मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती रहती है। और इसमें क्योंकि इसमें शुगर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, मिठास आ जाती है। तो क्योंकि इसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट है, तो जो हमारे पास एप्पल होता है ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। हमें बेसिक बताना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज भी सेम होते हैं, ये भी माइल्डली एसिडिक होती है और इनका पीएच भी समथिंग अराउंड 3.5 के ही आसपास होता है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनराइपन स्टेट में मैलिक एसिड इनमें ज्यादा पाया जाएगा और जैसे ये पकने लगेंगी तो क्योंकि इनमें भी शुगर डेवलप होता है तो इनके अंदर मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो क्योंकि इनमें भी एसिड की प्रेजेंस होती है इसलिए ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी क्या होती है हमारी एसिडिक होती है, ये भी बेसिक नहीं होती। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज में भी बच्चों क्या होता है, अच्छा स्ट्रॉबेरीज में आप याद रखना कि विद मैलिक एसिड में सिट्रिक एसिड भी होता है। इसी तरह से जो ऑरेंज होता है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और हमें पता है ये हाई सेंटर किसका है, विटामिन सी का, इसमें काफी अच्छी अमाउंट में होता है, बट सिट्रिक एसिड में मेजर होता है और इसका भी जो पीएच होता है वो 3.5 टू 4 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एसिडिक हो गया, ये भी बेसिक नहीं हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों बनाना की। जो बनाना होता है बच्चों ये बेसिक होता है, ठीक है। अब देखो इसमें पता कैसे होता है, क्यों बेसिक होता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो बनाना होता है ना हमारे पास, इसके अंदर ना मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये अब हमारे पास बेसिक कैसे हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ही हमने क्या किया, बनाना को कंज्यूम किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका जो पीएच होता है ना वो अराउंड 5.6 होता है जब अभी हमारी बॉडी ने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, बिफोर डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो इसका पीएच होता है ना वो 5.6 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो बनाना के अंदर जो एसिडिटी होती है वो बच्चों किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया मैलिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर आप कहो कि इसमें जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, इनकी वजह से ये क्या होता है, एसिडिक होता है ये, ठीक है। और याद रखोगे आप लोग कि ये जो एसिड्स होते हैं ना, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स है हमारी बॉडी के लिए। एक तो ये क्या करते हैं, बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में ये बॉडी में मदद करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अब हमने केला खाया, अब जब वो डाइजेस्ट हो गया तब क्या होगा, आफ्टर डाइजेशन क्या होता है, ये जो हमारे पास एसिड्स होते हैं ना बच्चों, ये टूट जाते हैं, दिस गेट ब्रेक डाउन, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। और जैसे ये टूटेंगे तो ये बॉडी को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बॉडी को एल्कलाइन मिनरल्स। ये एल्कलाइन मिनरल्स बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिनको इनको हम ना एल्कलाइन मिनरल्स के साथ साथ, ठीक है, हम इनको बोलते हैं कि एल्कलाइन ऐश प्रोवाइड करते हैं, एल्कलाइन ऐश।
अल्कलाइन एश क्या होती है? वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एक्सेस ऑफ एसिडिक लेवल को, स्टमक के एक्सेस ऑफ एसिडिक लेवल को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ये डाइजेस्ट हुआ, ये जो हमारे पास मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड थे ये ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन होकर इन्होंने क्या किया, बॉडी को अल्कलाइन मिनरल्स को प्रोवाइड किया। अभी अल्कलाइन मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है हमारे पास बच्चों मैग्नीशियम हो सकता है, हाई अमाउंट वैसे बनाना में पोटाशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोटाशियम हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो बनाना में होते हैं, जो क्या करते हैं, बॉडी के एक्सेस ऑफ एसिडिक लेवल को कम करने का काम करते हैं। तो क्योंकि डाइजेशन के बाद बॉडी को अल्कलाइन मिनरल्स मतलब बेसिक मिनरल्स प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कहते हैं कि बनाना जो होता है ना बच्चों, बेसिक होता है। ठीक है, ये बेसिक होता है नेचर में। साथ में अब इसमें याद रखना कि ये हाई सोर्स ऑफ अल्कलाइन मिनरल्स होता है। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ साथ इसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, विटामिन B6 का भी सोर्स है ये, और ये हमारी बॉडी को फाइबर भी प्रोवाइड करता है। तो जब हमारी बॉडी इसको खाती है बच्चों, तो इसमें से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स देता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, तो एक और चीज है इसमें कि इसीलिए ना जो बनाना होता है, ठीक है, ये उन लोगों को रेकमेंड किया जाता है जिनको बहुत ज्यादा एसिडिक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो। एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, जब चेस्ट में क्या हो, बहुत तेज जलन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कि बॉडी में एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो कहते हैं कि केला खा लो क्योंकि ये ठंडा होता है। ठीक है, बनाना खा लिया जाए। तो ये क्या करता है, इसीलिए मतलब उन लोगों को जो है बनाना रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, या तो चेस्ट में होगी या एब्डोमेन के अपर पार्ट में। ठीक है, जो है इसमें बहुत तेज जलन होती है, तो उसको ये हील करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें ना हमें क्या दिया गया कि बी स्टिंग जो होती है वो एसिड प्रोड्यूस करती है, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें इस एसिड का नाम बताना है बच्चों। तो बच्चों ये जो एसिड होता है ना हमारा, ये होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड आए या मिथेनोइक एसिड आए तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही क्या हुआ, एक बी स्टिंग मतलब कि हमें क्या है, किसी मधुमक्खी ने काट लिया सपोज करो। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में ना एक प्रोटीन इंजेक्ट कर देती है, जिसका नाम होता है विनोम। विनोम बोलते हैं उस प्रोटीन को, VENOM। इसका जो बच्चों केमिकल नेम होता है वो होता है एपिटॉक्सिन, APITOXIN। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम हो गया विनोम का। ठीक है, अब ये जो विनोम होता है बच्चों, ये होता है एक तरह का कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन बॉडी में प्रोड्यूस कर देता है। जैसे जहां पर ये काटा होता है, वहां पर क्या होता है, रेडनेस आ जाती है, उस एरिया में क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। अगर आपने देखा हो तो वहां पर रेडनेस के साथ साथ ना बच्चों वहां पर हीट मतलब कि उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप उसको फील करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर आपको थोड़ा गर्म गर्म महसूस होगा वो। ठीक है, उसके साथ ही वहां पर पेन होती है, और जिस एरिया में वो मतलब कि उसका स्टिंग होता है ना, उस एरिया की मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो इस विनोम को एज अ फॉरेन मटेरियल मान लेती है कि भाई कोई बाहर का प्रोटीन आकर बॉडी में इंजेक्ट कर गया है। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो बॉडी के अंदर हमारे WBCs होते हैं बच्चों, उनको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, और उसके साथ ही वो क्या करती है, उनको एक्टिवेट करके जो हिस्टामाइंस होते हैं बॉडी में, उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। अब हिस्टामाइन क्या होता है कि जब भी कोई भी एक फॉरेन मटेरियल बॉडी में इंजेक्ट होगा, तो उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, एलर्जी कॉज करेंगे। ठीक है, अब एलर्जी क्या होती है, एलर्जी का यहां पर मतलब हो गया कि जब भी कोई भी बाहर की चीज आकर बॉडी में इंजेक्ट होगी, ठीक है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस होती है। ठीक, तो इसके साथ ही क्या होगा, वहां पर ना जितने भी एरिया में वो मतलब कि बी स्टिंग ने जो है डंक अपना मारा होगा, उस एरिया में क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। ठीक है, और उस पूरे एरिया को वो क्या कर देगी, रेड कर देगी। जहां जहां तक वो विनोम जो है ना प्रोटीन बॉडी में फैलता रहेगा, उस एरिया तक उसको रेड रेड कर देगी, ताकि पता लगे कि उसने कितने एरिया को क्या किया, अफेक्ट कर दिया। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी ना बच्चों खुद से ही
ठीक है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा वो उतना ही उस चीज के लिए एंटीबॉडीज को रिलीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो ये एंटीबॉडीज होते हैं फिर ये कुछ 2-4 दिनों में, हफ्ते तक उस चीज के इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब वो अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि छोटे मोटे रिपेयर तो हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाकर कर लेती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर आप अगर आपकी मतलब मान लो आपके फिंगर पे कहीं पे छोटा सा कट लग गया तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद अपने आप ही भर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से उन चीजों को फाइट करने के लिए नेचुरली एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जिससे वो सब चीजें अपने आप ही हील हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमें ना इसमें दिया गया है कि हमें एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का बच्चों पेयर बताना है, इसमें से कौन सा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चों वो होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स नाम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनमें स्मेल चेंज होती है बच्चों, ठीक है। जैसे ही क्या करते हैं, किसी भी एसिड या बेस के साथ जब ये मिक्स होते हैं तो ये अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ना, जब लैब में जब विजुअली चैलेंज बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए ज्यादा मतलब कि एक पार्टिसिपेशन उनकी इंश्योर करती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके जो बेसिक एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, अनियन हो सकता है इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में, क्लोव ऑयल हो सकता है, वेनिला एसेंस हो सकता है, या फिर इसमें हम जिंजर का भी यूज करते हैं। अब इनके साथ क्या होता है, तीनों ही केस में अगर मैं बात करूं अनियन की, वेनिला एसेंस की बात करूं, क्लोव ऑयल की बात करूं बच्चों, तो ये क्या करते हैं बेस के साथ, ठीक है। कौन कौन से मैंने आपको एग्जांपल बताए, एक मैंने आपको बताया अनियन, एक मैंने आपको बताया क्लोव ऑयल, और एक मैंने आपको बताया वेनिला एसेंस, ठीक है बच्चों। ये जो तीनों ही होते हैं ये क्या करते हैं, बेस के साथ ना अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, ठीक है, लूजेस स्मेल विद बेस, बेस के साथ ही इनकी स्मेल चली जाती है, ठीक है। अच्छा एसिड के साथ इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे होते हैं वैसे ही स्मेल करते हैं, मतलब ये बेस के इंडिकेटर्स हो गए एक तरह से, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जिसमें हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जैसे ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, क्लोव ऑयल दिया है, वेनिला एसेंस दिया हुआ है, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिंजर भी आता है बच्चों इसमें और वो भी सेम इंडिकेशन देता है। एक इसमें देखो अनियन हो गया, अनियन के साथ यहाँ पर क्या दिया गया हमें, टर्मरिक दिया गया। अनियन तो सही है बट जो ये टर्मरिक है ना बच्चों, ये जो टर्मरिक है ये हमारे पास होता है बच्चों नेचुरल इंडिकेटर, ये है नेचुरल इंडिकेटर, ये है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और जो टर्मरिक होता है ना बच्चों ये बेस के लिए होता है, बेस, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं बेस के साथ ना मतलब इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है रेडिश ब्राउन, क्योंकि येलो कलर का होता है टर्मरिक, तो ये क्या करता है रेडिश हो जाता है, रेडिश, रेडिश भी बोल देते हैं, रेड भी बोल देते हैं, या इसको हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन हो जाना, ठीक है। तो ये बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाता है, खुद ये येलो कलर का होता है, एसिड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखोगे आप लोग, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, और क्लोव ऑयल तो देखो होता है बट लिटमस सॉल्यूशन हमें क्योंकि पेयर बताना है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है बच्चों, सेकंड ऑप्शन भी गलत था, क्योंकि जो लिटमस सॉल्यूशन होती है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है, और ये पर्पल इन कलर होती है, ठीक है। लिटमस के हमारे पास 2 पेपर भी आते हैं, एक तो रेड कलर का आता है, एक ब्लू कलर का आता है, और आपने पढ़ा है कि अगर रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए सॉल्यूशन में तो वो बेस होता है, और इसी तरह से अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज आए तो वो एसिडिक होता है ना। इसके बाद देखो हमारे पास वेनिला, अगेन वेनिला तो ऑल्फैक्टरी है बट जो मिथाइल ऑरेंज है बच्चों, ये मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है बच्चों, ये सिंथेटिक इंडिकेटर हो। हमारे सिलेबस में ना बच्चों 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मैं यहां लिख देता हूं, हमारे सिलेबस में 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, एक तो है बच्चों फिनॉल फिनोफ्थलीन, ठीक है बच्चों, और एक होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज,
ये दोनों आपको याद रखने हैं। जो फिनोल्फ्थालीन होता है बच्चों, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। वहीं जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब अगर फिनोल्फ्थालीन की मैं बात करूं तो एसिड के साथ ये कलरलेस रहता है, मतलब एसिड का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो फिनोल्फ्थालीन है ये बेस का इंडिकेटर है। इसी तरह से जो हमारे पास, अगर मैं बात करूं फिनोल्फ्थालीन की बेस के साथ, तो ये बेस के साथ पिंक कलर देता है बच्चों। तो ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेस का इंडिकेटर है। वहीं जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है, इट इज ऑरेंज इन कलर, और एसिड के साथ ये क्या करता है? रेड कलर देता है, और बेस के साथ क्या देगा? येलो कलर देगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड और बेस दोनों के लिए इंडिकेटर का काम करता है, बट ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें दोनों ही हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। चलिए बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमें इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ ब्लाइंड स्टूडेंट। ये तो मैंने अभी आपको बताया। तो जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर बताने के लिए ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, वो कौन सा होगा इसमें से? हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और अभी हमने पढ़ा है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में टर्मरिक दिया गया है। टर्मरिक तो नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसका मतलब ये हम यूज नहीं करेंगे। लिटमस होता है, लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी यूज नहीं करेंगे। हाँ, वैनिला एसेंस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, ठीक है, सिर्फ स्मेल करके वो पहचान लेंगे ब्लाइंड स्टूडेंट्स। और मिथाइल ऑरेंज तो सिंथेटिक होता है, इसके लिए तो उनको कलर चेंज देखना पड़ेगा बाकी तीन के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वैनिला एसेंस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब देखो इसमें क्या दिया गया है हमें। जब 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें दी गई है, और उसमें क्या करना है, हमने कुछ ग्रेनुलेटेड जिंक के पीसेस लेने टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम उसको डालना है और उसको वार्म करना है, ठीक है। और फिर हमें उसके लिए क्या करनी है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसमें से पता करनी है कौन सी होती है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या कह रहा है, ये 2 ml NaOH है, तो हम NaOH लिख लेते हैं, NaOH। और ये क्या कह रहा है कि हमने जिंक ग्रेनुल्स भी लिए हैं साथ में एक टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों की ना रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के आयंस इस रिएक्शन को करवाएंगे। एक आयन होगा बच्चों Na+ आयन, और एक होगा हमारे पास ZnO2, ठीक है, जिसके ऊपर कितना होता है? 2- चार्ज होता है। ये दोनों मिलेंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे, देखो क्या होगा? सोडियम जिंकेट नाम का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? Na होगा, और साथ में क्या होगा? ZnO2। अब हमने पता है ZnO2 के ऊपर हमें पता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कहां आ जाएगा? क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी N के पैरों में आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया यहां से Na2ZnO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। और साथ में यहां से बच्चों क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिएक्शन बैलेंस आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी 2 Na एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 Na एटम्स हैं। जिंक की एक ही एटम है दोनों तरफ। ऑक्सीजन इधर हमारे पास 2 है, उधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर दिया गया है द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कह रहा है कि टर्मरिक जिसका येलो कलर होता है वो रेड कलर में चेंज होगी जैसे हमने क्या किया? उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला। तो व्हेन सब्सटेंस P इज एडेड टू टर्मरिक, कोई सब्सटेंस P है उसको हमने टर्मरिक में डाला, तो ये कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन कलर, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द सब्सटेंस P, तो इसमें से कौन सी चीज ऐसी ट्रू होगी? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक ये एक हमारे पास ना नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, जिसका एसिड के ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इफेक्ट ही नहीं शो करता एसिड के साथ। बट हमने पढ़ा था कि ये बेस के साथ, ठीक है, रेडिश हो जाता है। आप रेडिश भी बोल सकते हो, रेड भी बोल सकते हो, या ये आप बोल सकते हो कि रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें दिया गया है कि जो सब्सटेंस P है जब उसको हम टर्मरिक में डालते हैं तो वो कोई कलर चेंज शो नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि वो बेस तो हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों अगर वो बेस होता, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए था? येलो से रेड हो जाना चाहिए था, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया भी गया और हमें पता भी है,
ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा गया P इज एन एसिड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है हमारा ऑप्शन। P इज नॉट अ सॉल्ट, सॉल्ट भी नहीं होगा। हाँ, P इज नॉट अ बेस, P बेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो बेस होता तो वो रेड कलर में चेंज हो रहा होता, ठीक है। एसिड भी नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसिड का कोई फर्क ही नहीं होता है, ठीक है, टर्मरिक का एसिड के ऊपर कोई फर्क ही नहीं होगा, ठीक है। P इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, नहीं ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी बच्चों, जब कॉपर ऑक्साइड ये कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो वो कह रहा है कि कौन सा कलर जो है चेंज हो जाएगा, वो किस कलर में चेंज हो जाएगी। चलिए पहले इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, हमें क्या करना है, इसमें 2 मोल HCl के बच्चों रिएक्ट करेंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ, और कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर ये क्या करेंगे, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और प्लस क्या बनाएंगे, वाटर। अब आपको याद रखना है, जो ये कॉपर क्लोराइड होता है बच्चों, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर दिया गया द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस फ्रॉम द फॉलोइंग आर। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो एक्वस सॉल्यूशन एसिड और बेस के लिए सही है। बच्चों आपने ना पीएच स्केल पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे होता है पीएच स्केल में, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ठीक है, आप इसको मान लो कि 1 से लेकर ये कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये होगा 7 पे तो ये रहेगा न्यूट्रल, ठीक है, और जैसे ही पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी तो ये एसिडिक का काम करेगा, और जितनी ज्यादा वैल्यू जो हमारी 1 के क्लोज होगी वो उतना ही हाईली एसिडिक होगा। इसी तरह से जब भी हमारा पीएच क्या करेगा, 7 से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो किसका काम करेगा, बेसिक का, मतलब बेस की तरह काम करेगा, बेसिक होगा, और जितना वो क्लोज टू 14 होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांगली बेसिक होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में हमें दी गया हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं गलत है, क्योंकि जैसे जैसे पीएच बढ़ता है वैसे तो क्या होता है, बेसिक होता चला जाता है मीडियम, ठीक है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। हायर द पीएच, जितना ज्यादा पीएच होगा वीकर द बेस, हाँ जैसे ही वैल्यू क्या होगी हमारी मोर देन 7 होगी बच्चों, तो बेसिक लेवल बढ़ेगा, एसिडिक लेवल कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, ठीक है, क्योंकि वो वीकली एसिडिक होगा बढ़ते पीएच के साथ। नेक्स्ट है हमारा लोअर द पीएच, जितनी भी ज्यादा वैल्यू, मतलब कि 7 से जैसे ही पीएच कम होगा स्ट्रॉन्गर द बेस, नहीं पीएच वैल्यू जब 7 से ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा होती है हमारी, तब वो क्या करता है, स्ट्रांगली बेसिक का काम करता है नियर 14, ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है बच्चों ये भी क्या यहाँ पर रॉन्ग है। उसके बाद लोअर द पीएच, ठीक है, जितना पीएच कम रहेगा वीकर इज द बेस, हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हमारे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हैं, और ये हमें मिलता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी में, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, adding which of the following to a colorless solution would give an indication that the solution could possibly be hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकती है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर मेटल स्ट्रिप, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों जो कॉपर होता है ना हमारा, वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो ये इसको इसकी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर मेटल, तो अगर मैं सिल्वर मेटल, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। जो सिल्वर मेटल है बच्चों, अब सिल्वर भी हमें पता है ये भी लेस रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कर पाएगा, कैसे रिएक्शन देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग 2 मोल के साथ HCl के, तो बच्चों हमें मिलेगा CaCl2, साथ में मिलेगा वाटर, और साथ में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो रिएक्शन होगी बिल्कुल, ठीक है, ये सही आंसर है। अगर अब मैं देखूं ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिया हुआ है NaCl, तो NaCl लिखते हैं, NaCl की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ। देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर भी Cl है,
यहां पर भी Cl है, दोनों में क्या है, कॉमन आयन आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब NaCl की HCl के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये रिएक्ट भी करेंगे तो एक दूसरे का क्लोराइड आयन ही चेंज करेंगे, तो जैसे ही ये वैसे ही पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड के साथ भी HCl की कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। वो होता है बच्चों, यहां लिखते हैं नीचे NaHCO3। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि HCO3 को हम दो तरह से जानते हैं। -1 चार्ज होता है HCO3 पे, इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं और बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें क्या रहा है कि व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड, चलिए एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, CH3COOH के साथ इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इन दोनों के मिलने से ना एक गैस बनती है, पहले रिएक्शन करा लेते हैं। जब इनके बीच में रिएक्शन होगी बच्चों तो क्या बनेगा, देखो ये जो एसीटेट आयन है बच्चों, ठीक है, ये Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, मतलब CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से देखो वाटर बनेगा एक तो, ठीक है, और साथ में यहां से क्या होगी, CO2 गैस। ये CO2 गैस निकलेगी बच्चों, यहां से ये वाली गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब चलिए हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है, इसमें से कौन सी होंगी, ठीक है। जो ट्रू स्टेटमेंट होगी बच्चों वो हमें बतानी है, ठीक है। अब फर्स्ट है, हमने पढ़ा हुआ है जो CO2 होती है ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्कीनेस में टर्न कर देती है, मतलब कि CaCO3 को, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है हमारा, हाँ ऐसा होगा, ठीक है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, हाँ बिल्कुल सही है, ये उसको भी करेगी एक्सटिंग्विश। इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ये भी इसका ऑप्शन सही हो गया। इट हैज अ पंजेंट ओडोर, नहीं देखो हम लोग ये सब जो है ना एक्सेल करते हैं CO2 गैस को, ठीक है, इसका कोई पंजेंट ओडोर हमें पता है नहीं होता है। तो ऑप्शन पंजेंट ओडोर का मतलब होता है एक बहुत तीखी सी स्मेल, ठीक है, जो कि हमें पता है CO2 से नहीं आती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th है ये गलत है। सो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, और ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर, किसमें मिलता है बच्चों, ये हमें ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HCl एंड NaHCO3, ठीक है, इन दोनों के बारे में, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में जो सही चीजें हैं वो हमें बतानी है। जैसे देखो बच्चों, अब जो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो हमें क्या दिया गया है, HCl इज सिक्रेटेड इन अवर स्टमक, हाँ बिल्कुल हमारी बॉडी में HCl की सिक्रेशन होती है, ये हमें पता है, ये बिल्कुल सही है हमारा पॉइंट, ठीक है। NaOH एक्ट एज एन एंटासिड, हाँ ये कहा जाता है कि जब एक्सेस ऑफ बॉडी में ना एसिडिटी बने, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है हमारी बॉडी के एक्सेस ऑफ एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है हमारा NaHCO3 इज क्रोसिव, नहीं बच्चों ये कोई हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको मतलब रेगुलर इनटेक करोगे तो ये बॉडी को इफेक्ट्स देगा, कभी कभी लेने में इफेक्ट नहीं देगा, और ये क्रोसिव भी नहीं होता नेचर में। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which gas is produced when zinc metal react with hydrochloric acid, ठीक है, dilute hydrochloric acid। अब देखो बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भी कोई भी मेटेलिक स्पीसीज एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, एक तो वो सॉल्ट बनाती है और साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है, हाइड्रोजन गैस मतलब उसमें से इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, H2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब ये कह रहा है कि जिंक रिएक्ट्स विद, जिंक इनमें से किस किस के साथ रिएक्ट करता है, चलिए रिएक्शन करा के देख लेते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, Zn जब हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। अब ये हमने हॉट लिया है, ठीक है, इसको हमने गर्म करना है, ठीक है। चलो करते हैं रिएक्शन। अब हमें पता है जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमने रिएक्शन पढ़ रखी है, 2 आयन से मिलकर बनती है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। एक तो होता है Na+ और एक क्या होता है ZnO2, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है 2-, Na के ऊपर कितना होता है +1, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया,
ठीक है, सोडियम जिंकेट। उसके बाद यहां से क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। तो ये तो रिएक्शन हो गई हमारी। अब बी की बात करते हैं। जब Zn क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, dilute HCl के साथ। हाँ देखो बेटे, Zn जो होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और ये यहां से क्या करेगा, H को डिस्प्लेस कर देगा। तो dilute एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और साथ में क्या लिबरेशन होगी, हाइड्रोजन गैस की। थर्ड है हमारे पास H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट के साथ। हाँ, H2SO4 डाइल्यूट के साथ भी बच्चों ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, यहां से ये जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4, और साथ में क्या निकलेगी यहां से, हाइड्रोजन गैस। तो ये तीनों के साथ बच्चों इनके साथ रिएक्ट करेगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें बच्चों हमें दिया गया हाइड्रोजन गैसेस। हम इन चार ऑप्शंस में बताना है कि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहली बात दिया हुआ है कि नॉन कंबस्टेबल। नहीं बच्चों, ये कंबस्टेबल होती है। ठीक है, ये कंबस्टेबल होती है, बट ये कंबस्टेबल भी बच्चों तब होती है जब इसके साथ ऑक्सीजन हो। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये कंबस्टेबल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद स्पॉटर ऑफ कंबशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये तभी कंबशन को स्पॉट करती है, तभी ये बर्न करती है जब इसके साथ ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो अपने आप में ये कंबशन का स्पॉटर भी नहीं है, इसको साथ में ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट है हाईली कंबस्टिबल। हाँ, ये हाईली कंबस्टिबल होती है व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ में हमें ये भी पता है कि जब ये बर्न होती है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया बच्चों। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों आप याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, तो ना तो ये बच्चों एसिडिक होती है, ना ही बच्चों ये बेसिक होती है। अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, H2 की फॉर्म में ये दोनों का काम ही नहीं करती, ना तो एसिडिक होगी ना ही ये बेसिक होगी। बट जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती है बच्चों, तो ये क्या करती है, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती है। ठीक है, और तब हम इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगी, तो एसिडिक प्रॉपर्टी किसके साथ शो कर सकती है, जैसे कि मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड में है, H2SO4 में कंबाइंड स्टेट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगी, एसिडिक का काम करेगी, क्योंकि हमें पता है एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देते हैं, हाइड्रोजन निकलती है उनमें से। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो ये NH4Cl में पड़ी हुई है, ठीक है, HCl के साथ है, HBr के साथ है। ठीक है, तभी क्या करती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करती है। वहीं ये बेसिक कब शो करेगी, ठीक है, जैसे कि जब ये क्या होगी, मेटल हाइड्राइड्स में होगी, जैसे कि मान लो NaH हो गया, ठीक है, CH2 हो गया, इनके साथ होगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेंगी, जो मेटल एटम होगी वो हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगी, तब ये किसका काम करेगी, बेसिक का काम भी करेगी। ठीक है, तो खुद से ना तो ये एसिडिक होती है, ना ही बच्चों ये क्या, बेसिक होती है। तो ये दूसरे जब एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होती है तब एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकती है, अपने आप में एसिडिक बेसिक दोनों ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अब इसमें दिया गया द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl इज, NaOH और HCl के बीच की रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो वो क्या करेगा, एक तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या होगा, वाटर। अब जिस भी कंटेनर में आप इसको बच्चों रखोगे ना, वो कंडीशन अगर आप देखोगे ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब यहां से क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। तो हमने देखा कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक तो सोल्ट बनाता है और एक वाटर, और हमें पता है इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बट इस रिएक्शन में क्योंकि जो जिस भी हम बीकर में ले रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, हीट इसमें रिलीज होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू बच्चों।